हबीब साहब, फंड्स की फराहमी की काबीना ने मंजूरी दे दी लेकिन पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। तौहीन अदालत अब लगेगी, किस पर लगेगी, कैसे लगेगी, ये एक सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो अब यह है कि स्टेट बैंक भी इसमें निशाने पर आ गया है और उसके बाद हुकूमत भी निशाने पर आ गई है और हुकूमत में पूरी काबीना ही निशाने पर आ गई है। तो अब तौहीन अदालत तो इतने लोग दस्तयाब हैं लगाने के लिए कि अदालत को ये फैसला करना भी कुछ मुश्किल होगा कि किस पर लगाई जाए और किसको छोड़ा जाए। लेकिन हबीब साहब, काबीना ने तो मंजूरी दे दी ना समरी की, काबीना पर कैसे लगेगी? देखिए, बात यह है कि अदालत ने वाज़े तौर पे ये कहा है कि हमारे दस्तूर में इस बात की गुंजाइश है कि आप पैसे इस तरह के मामलात पे खर्च कर सकते हैं, मंजूरी बाद में और उस पे मंजूरी बाद में भी ली जा सकती है। और ख़ास तौर पर इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि हम बजट में हमेशा कई टारगेट्स एक्सीड कर जाते हैं, कहीं कम खर्च करते हैं, उसे रीअप्रोप्रिएट करते हैं पैसे को। तो हर दफ़ा सालाना बजट से पहले एक बाकायदा तौर पर अलग से एक बजट पेश किया जाता है कि जो पिछले साल का जो कुछ 19-20 हुई थी या 15-20 हुई थी उसको एडजस्ट कर लिया जाए और उसकी मंजूरी ले ली जाए। तो इसमें हुकूमत ने अदालत का दिया हुआ रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि यानी अदालत का हुक्म ये था कि वाक़यात की तरतीब इस तरह होगी कि पैसे मुख्तस होंगे, फिर पैसे रिलीज होंगे और बाद में उसकी मंजूरी ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अदालती हुक्म के बिल्कुल बरअक्स हो रहा है कि काबीना ने मंजूरी दे दी है, उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली है और पार्लियामेंट पे डाल दिया है। तो पार्लियामेंट में जब जाएगा तो पार्लियामेंट में तो सबको पता है क्या होगा, क्योंकि वहां पे पीडीएम और उसके हमायत याफ्ता लोग बैठे हुए हैं। तो पीडीएम और उसके दीगर अज्जा जब मिलेंगे तो जाहिर है वो पीडीएम के हुक्म की पाबंदी करेंगे। और इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि जिस तरह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, पार्लियामेंट में एक तरफा गुफ्तगू होती है कि किस तरह आखिर अदलिया को बदनाम किया जाए, उनको विशेट किया जाए और अदलिया का मजाक उड़ाया जाए, अदलिया के फैसलों को कौमी असम्बली की राहदारियों में रौंदा जाए। तो ये सारा वहाँ पे ड्रामा हम देख रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है और ज़ाहिर अदलिया के सामने भी हो रहा है। नवीद कमर साहब तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि वजारत खजाना को और स्टेट बैंक को तौहीन अदालत से ना डराया जाए, पार्लियामेंट अपनी तौहीन पर एक्शन ले सकती है। क्या एक्शन ले सकती है पार्लियामेंट अपनी तौहीन? देखिए, पार्लियामेंट तो असल तौहीन कर रही है उन 9 करोड़ लोगों की जो जिनकी असम्बलियां टूटी हैं। वो हैं पंजाब के तकरीबन 7 करोड़ लोग और 2 करोड़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के। गोया आप सेफली कह सकते हैं कि 75% पाकिस्तान के जो वोटर हैं ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इन वोटरों के साथ दस्तूर में ये वादा किया गया था कि आपकी अगर असम्बली टूटेगी तो 90 दिन में बहाल कर दी जाएगी। तो अब हमारी असम्बलियां टूट चुकी हैं और 2 सूबों के अवाम को हक़ राय दही नहीं दिया जा रहा। अदालत वाज़े लफ्ज़ों में कह रही है और इसमें किसी न किसी दर्जे में अदालत के अंदर जो तकसीम है वो भी कुछ रोल प्ले कर रही है कि जिस तरह अदालत के अंदर सीधे सादे कानून के सब्सटेंस के ऊपर कानून के टेक्निकल मामलात को आगे बढ़ाया गया है बाज़ जज साहिबान की तरफ से। नो डाउट उनका इस्तदलाल है वो, लेकिन बहरहाल ज़रूरी नहीं कि उससे इत्तफाक भी किया जाए। लेकिन उस्मा, मुझे हफ्ते को एक हामिद खान साहब बता रहे थे जो बड़े नामवर वकील भी हैं, वो यहाँ पे जो जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी उसमें बता रहे थे कि 2007 में बिल्कुल इसी तरह फैसला यानी अदालत के सामने केस लगा जनरल परवेज मुशर्रफ के 2 ओहदों में 2 वर्दी समेत सदर के इंतखाब लेने के सवाल पे, बावर्दी सदर। अब हुआ ये कि वो 9 रुकनी बेंच बना जिसकी सरबराही राणा भगवान दास लेट आजहानी कर रहे थे। उस बेंच के 6 और 3 से फैसला आया। जो 6 जज साहिबान थे जिनके नाम भी शायद आज आपको याद ना हो, मुझे भी बड़ी कोशिश करके याद आ रहे हैं, उन 6 जज साहिबान ने कहा जी एग्जैक्टली यही कहा जो हमारे इस इलेक्शन के फैसले में कहा गया कि दरअसल 184(3) जो दस्तूर की शिक है उसके मुताबिक अदालत यूं भी कर सकती है, अदालत को यूं भी करना चाहिए, अदालत को उसकी तशरीह की पगडंडियों में ऐसा उलझा दिया उस केस को कि जिसका मतलब ये निकला कि जनरल परवेज मुशर्रफ बाकायदा पाकिस्तान की तारीख में वर्दी समेत सदर मुंतखब हुए हमारी असम्बलियों से। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्हीं सदर ने बाकायदा तौर पर इमरजेंसी लगाई, जजों को कैद किया
PCO کے تو تحت حلف لینے پر مجبور بات یہ ہے کہ جب قانون کے سبسٹانس پہ، قانون کے جوہر پہ آپ تکنیکی معاملات کو اٹھا کے غالب لے آئیں گے تو اس کا پھر کچھ انجام ہوگا. یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں جن کو ان کا حق اختلاف تو بالکل سر آنکھوں پہ ہے، بلکہ ان کا ہر فیصلہ ہم نے ماننا ہے، لیکن اب جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ ہماری عدلیہ کو بھی سول سرچنگ کرنی کیونکہ چاہیے. یہ مناسب وقت نہیں ہے اس یہ طرح کے مناسب- اختلافات میں تو کو سمجھتا سامنے ہوں نہ لانے صرف کا. یہ مناسب وقت نہیں ہے بلکہ مناسب استدلال بھی نہیں. اچھا یہ باتیں دیکھیں، جس طرح فوجیں زمانہ امن میں کہیں اور ہوتی ہیں اور حالت جنگ میں ہوں تو کہیں اور ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح جب دستور کا معاملہ آ جائے گا تو پھر عدلیہ کا استدلال مکمل طور پر بدل جائے گا اور اسے بدل جانا چاہیے. آپ دستور کی ایک واضح شک ٹوٹ رہی ہے اور ہمارے بعض منصف جو ہیں وہ اس پہ یہ سوچے کہ یہ شک اصل اس میں جو یہ دراڑ ہے یہ اس طرح نہیں آئی اس طرح آئی ہے، یہ نہیں کرنا ہم تو چاہیے. حبیب صاحب اتنے حیران ہو رہے ہیں، ہم سے مراد ہم تمام عوام، کہ ایسی تشریحات آئین کی جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی کون آئین کے کس طرف کھڑا ہے. دیکھیے، جہاں تک آئین کی تشریحات کا معاملہ ہے تو اس میں اس وقت 3 طرح کی تشریحات ہیں. یہ ایک تشریح وہ ہے جو حکومت کر رہی ہے، ایک تشریح وہ ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اور ایک تشریح وہ ہے جو کچھ دیگر جج صاحبان کر رہے ہیں. اچھا، اب ان تین قسم کی تشریحات میں پاکستان کو الجھا دیا گیا ہے. حکومت کی تشریح یہ ہے کہ الیکشن میں 90 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن بھی ہو، لیٹ تو لہذا دیر بھی ہو سکتی ہے، آگے بھی جا سکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور کے بارے ان کا یہ خیال ہے کہ جناب فوری طور پر الیکشن ہونا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کا اور جسٹس عطر من اللہ کا خیال یہ ہے کہ 184 کا معاملہ ہے، یہ یوں بھی ہے، مطلب حضرت شیخ یوں بھی ہیں اور یوں بھی، تو لہٰذا یہ قابل سماعت نہیں ہے. جسٹس جمال خان بھی اسی رائے کے حامل ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور معاملے میں اسی طرح کا فیصلہ دے دیا ہے جس نے تھوڑا ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تشریحات درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے درست کرنے والے پاکستان کے اندر اس وقت 2 ایسے افراد ہیں جن کا نام لیتے ہوئے میں کچھ خوف کا شکار بھی ہوں، لیکن خوف سے زیادہ شاہ خاور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حبیب صاحب جی آپ بات میں خوف سے زیادہ تھوڑی یاسیت کا شکار ہوں، لیکن بہرحال وہ 2 لوگ ہیں، حضرت ہمارے قاضی القضاء جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یہ 2 لوگ ہیں جو آئین کی ان تشریحات کو عین اس کے مطابق کر سکتے ہیں جو دستور کہتا ہے. جب تک ان کے درمیان اختلاف رہے گا میرا خیال ہے کہ معاملات بگڑے ہی رہیں گے.